हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ टारगेटेड कैंसर थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट करती है, उन पर अटैक करती है और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। टारगेटेड कैंसर थेरेपी का नॉर्मल हेल्दी सेल्स पर बहुत ही कम मिनिमल इफेक्ट होता है। टारगेटेड कैंसर थेरेपी में प्रमुख तौर पर दो तरह की ड्रग्स आती हैं। पहली है स्मॉल मॉलिक्यूल सिंथेटिक ड्रग्स और दूसरी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स सेल के अंदर घुसकर उन प्रोटीन्स को टारगेट करती हैं जो कि सेल्स को ग्रो और प्रोलिफरेट करने के सिग्नल्स देते हैं, जैसे कि टायरोसिन काइनेस। नाउ सभी स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स के नाम में निब आता है, जैसे इमाटिनिब, जेफिटिनिब, सुनिटिनिब, जबकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैंसर सेल्स की सरफेस पर एक्ट करती हैं। ये उन स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करती हैं जो कि कैंसर सेल्स के ऊपर होते हैं। इस तरह ये कैंसर सेल्स को हाईलाइट कर देती हैं और कैंसर सेल्स बॉडी के इम्यून सेल्स की पकड़ में आ जाते हैं। इम्यून सेल्स इन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के नाम में मैब आता है, जैसे कि रिटुक्सीमैब, सिटुक्सीमैब, बेवासीजुमैब। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टारगेटेड कैंसर थेरेपी। टारगेटेड ड्रग्स को मेनली 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। टायरोसिन प्रोटीन काइनेस इनहिबिटर्स, जैसे कि इमाटिनिब, नीलोटिनिब, देन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर्स, जैसे कि जेफिटिनिब, इरलोटिनिब, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स, जिसमें आती है ड्रग सुनिटिनिब, देन प्रोटियाजोम इनहिबिटर, जिसमें आती है ड्रग बॉटीजोमिब, देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जैसे कि रिटुक्सीमैब, सिटुक्सीमैब, बेवासीजुमैब। नाउ इन ड्रग्स की फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले समझते हैं टायरोसिन काइनेस और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस का सेल प्रोलिफरेशन और कैंसर में क्या रोल है। टायरोसिन काइनेस एक प्रोटीन या फिर हम कहें एक एंजाइम है। तो आप इस फिगर को देखो, ये है टायरोसिन काइनेस। टायरोसिन काइनेस पर 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। एक साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट वो प्रोटीन होता है जिसको टायरोसिन काइनेस फॉस्फोराइलेट करता है। दूसरी साइट पर एटीपी बाइंडिंग साइट है, जिस पर एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाइंड करता है। नाउ जब एक फॉस्फेट इस सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है तो सबस्ट्रेट यानी कि प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो जाता है। अब ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन दूसरे प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है। तो इस तरह टायरोसिन काइनेस चेन ऑफ फॉस्फोराइलेशन या फिर कहें कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन को शुरू कर देता है और एक के बाद एक प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होते जाते हैं और इस तरह प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन से सेल में सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं। तो ये है टायरोसिन काइनेस की नॉर्मल फंक्शनिंग। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि कैंसर सेल्स में टायरोसिन काइनेस ओवर एक्टिव हो जाता है। कैंसर म्यूटेशन से होता है और म्यूटेशंस की वजह से टायरोसिन काइनेस की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। नाउ इमाटिनिब एक प्रोटीन काइनेस इनहिबिटर है। ये टायरोसिन काइनेस की एटीपी बाइंडिंग साइट से अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी टायरोसिन काइनेस से अटैच नहीं हो पाता और प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाता। सेल्स में प्रोलिफरेशन के सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं होते और सेल मल्टीप्लिकेशन और प्रोलिफरेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब समझते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस क्या है। नाउ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है जो कि एंजाइम टायरोसिन काइनेस से अटैच्ड है। तो आप इस फिगर को देखो या फिर इस फिगर को देखो, ये है
रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। ये इस रिसेप्टर की एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग साइट है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल पेप्टाइड चेन है और ये रिसेप्टर की इंट्रा सेलुलर साइट है जहाँ पर एंजाइम टायरोसिन काइनेस अटैच्ड है। अब जब इस रिसेप्टर पर लिगैंड जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है तो सिंगल मोनोमेरिक रिसेप्टर्स मूव करते हैं और डाइमर बना लेते हैं। डाइमराइजेशन से ये जो एंजाइम है टायरोसिन काइनेस ये एक्टिवेट हो जाता है। एक टायरोसिन काइनेस दूसरे टायरोसिन काइनेस के टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर देता है। तो इस तरह ये दोनों टायरोसिन काइनेस फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। यहाँ P रिप्रेजेंट करता है फॉस्फोराइलेशन। तो ये टायरोसिन काइनेस और ये टायरोसिन काइनेस दोनों फॉस्फोराइलेट हो गए हैं, दोनों एक्टिवेट हो गए हैं। अब ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन काइनेस सेल के दूसरे प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करते हैं और इस तरह प्रोटीन्स के फॉस्फोराइलेशन का एक सिलसिला या कैस्केड शुरू हो जाता है। एक के बाद एक प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेट होते हैं, सेल्स में सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं और इन सिग्नल्स की वजह से जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सेल प्रोलिफरेट करते हैं। तो इस तरह नॉर्मल सेल्स डिवाइड और प्रोलिफरेट करते हैं। अब कैंसर सेल्स में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस अपने आप इस लिगैंड की एब्सेंस में ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये एक टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर है क्योंकि इसकी इंट्रासेलुलर साइट पर टायरोसिन काइनेस एंजाइम अटैच्ड है। कुछ एपिथेलियल कैंसर्स में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं और कई बार एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स में म्यूटेशंस हो जाती है। इनकी वजह से इन रिसेप्टर्स का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, यानी कि बिना लिगैंड के ही ये जो रिसेप्टर्स हैं ये फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। आगे ये दूसरे प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करते हैं और बिना किसी सिग्नल के जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करते जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन काइनेस इनहिबिटर्स टायरोसिन काइनेस की एटीपी बाइंडिंग साइट से बाइंड हो जाते हैं और उस साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे ये एक ड्रग है जेफिटेनिब, ये इस एटीपी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देगी जिसकी वजह से प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा और फिर सेल सिग्नलिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे और जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अब हर कैटेगरी की टारगेटेड कैंसर ड्रग्स को डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ टारगेटेड कैंसर ड्रग्स की पहली कैटेगरी है टायरोसिन प्रोटीन काइनेस इनहिबिटर्स। प्रोटोटाइप ड्रग है इमाटिनिब। इस ड्रग को ओरली लिया जाता है। इमाटिनिब टारगेट्स BCR-ABL टायरोसिन काइनेस। BCR-ABL एक म्यूटेटेड जीन है और ये म्यूटेटेड जीन म्यूटेटेड टायरोसिन काइनेस को प्रोड्यूस करती है। दिस म्यूटेटेड BCR-ABL टायरोसिन काइनेस इज ओवर एक्सप्रेस्ड बाय chronic myeloid leukemia. इमाटिनिब BCR-ABL टायरोसिन काइनेस की ATP बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देता है जिससे प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन और डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग का प्रोसेस रुक जाता है और जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाते। सो इमाटिनिब इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन chronic myeloid leukemia. Then nilotinib is an alternative drug in imatinib resistant or non-tolerant cases of chronic myeloid leukemia. उसके बाद इमाटिनिब का दूसरा टारगेट है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है
यानी कि इन रिसेप्टर्स की जो इंट्रासेलुलर साइट है उस पर प्रोटीन काइनेस अटैच रहता है, उस पर टायरोसिन काइनेस अटैच रहता है। नाउ डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस कैंसर में ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव रहते हैं, यानी कि हमेशा एक्टिव रहते हैं। इनको यहाँ पर लिगैंड की, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। बिना लिगैंड की अटैचमेंट के ही ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमेशा एक्टिव रहते हैं और इसकी वजह से सेल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इमेटिनिब ये जो रिसेप्टर्स हैं इन पे जो प्रोटीन काइनेस है उस प्रोटीन काइनेस की एटीपी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन और सेल सिग्नलिंग रुक जाता है। सेल्स का जो प्रोलिफरेशन का प्रोसेस है वो भी रुक जाता है। सो इमेटिनिब इज़ वेरी इफेक्टिव इन डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस। इसी तरह स्टेम सेल रिसेप्टर्स और सी-किट रिसेप्टर्स भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है, यानी कि इन रिसेप्टर्स की इंट्रासेलुलर साइट पर टायरोसिन काइनेस अटैच्ड होता है। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर, इन शॉर्ट जिस्ट, एक रेयर कैंसर है और इस रेयर कैंसर में ये जो रिसेप्टर्स हैं ये ऑटोफॉस्फोराइलेट होते हैं। So, imatinib is the drug of choice in metastatic c-KIT positive GIST. Now, imatinib के adverse effects हैं abdominal pain, vomiting, fluid retention, जिसकी वजह से पेरीऑर्बिटल एडिमा यानी कि आंखों के आसपास फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। देन प्लूरल एफ्यूजन यानी कि लंग्स के आसपास फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा माइल्जिया यानी कि मसल पेन, लिवर डैमेज, CHF भी हो सकता है। इमेटिनिब इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली और इसका लीवर में साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम से मेटाबॉलिज्म होता है। अब वो सारी ड्रग्स जो कि साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम को इनहिबिट करती हैं या फिर उसको इंड्यूस करती हैं, वो ड्रग्स इमेटिनिब के साथ ड्रग इंटरैक्शंस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये है इमेटिनिब की फार्माकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी की टारगेटेड ड्रग्स हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर EGFR टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर। नाउ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर भी एक टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर है। यहाँ आप देख सकते हो इंट्रासेलुलर साइट पर यहाँ पर टायरोसिन काइनेस एंजाइम अटैच्ड है। नाउ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1 यानी कि HER1 भी कहते हैं। तो ये एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है। नाउ ड्रग्स जेफिटेनिब, इरलोटेनिब आर EGFR टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर। नाउ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में EGFR रिसेप्टर्स का ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि इस कैंसर में ये रिसेप्टर्स ऑटोमेटिकली इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, अपने आप फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं और आगे दूसरे प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करते जाते हैं। नाउ जेफिटेनिब और इरलोटेनिब को ओरली दिया जाता है। ये ड्रग्स इस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का ये जो टायरोसिन काइनेस है उसकी एटीपी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन रुक जाता है और सेल्स में प्रोलिफरेशन के जो सिग्नल्स हैं वो भी रुक जाते हैं। सो दीज ड्रग्स आर इंडिकेटेड इन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और इरलोटेनिब इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन मेटास्टैटिक पैनक्रियाटिक कैंसर। नाउ जेफिटेनिब के मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं स्किन रैश एंड डायरिया। अदर एडवर्स इफेक्ट्स आर नोजिया, एनोरेक्सिया, इचिंग, rise in serum transaminase, then interstitial lung disease भी कभी कभार हो सकती है और एक ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है।
So this is the pharmacology of gefitinib. Now targeted cancer drugs की next category है angiogenesis inhibitors. Now cancer cells vascular endothelial growth factor produce करते हैं. ये फैक्टर vascular endothelial growth factor रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिससे कि डाउनस्ट्रीम सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं और इन सिग्नल्स से न्यू ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होती है, जो कि सॉलिड ट्यूमर्स को ब्लड सप्लाई करती है. नाउ ये वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इस रिसेप्टर की इंट्रासेलुलर साइट पर टायरोसिन काइनेस अटैच्ड है. नाउ कुछ कैंसर सेल्स में इन रिसेप्टर्स का ओवर एक्सप्रेशन होता है. नाउ sunitinib is vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor. Now sunitinib competitively blocks ATP binding site of tyrosine kinase. Sunitinib tyrosine kinase की ATP binding site को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि टायरोसिन रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, आगे एंजियोजेनिक प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, सेल में जो सिग्नल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते और उसकी वजह से न्यू ब्लड वेसल्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और ब्लड की सप्लाई रुकने से कैंसरस टिश्यू जो हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं. नाउ sunitinib प्लेटलेट derived growth factor receptor alpha beta c-KIT रेट को भी इनहिबिट करती है. sunitinib को मेटास्टैटिक रीनल सेल कार्सिनोमा और रेजिस्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर में भी यूज़ किया जाता है. नाउ sunitinib को ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है और इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं हाइपरटेंशन, रैशेस, डायरिया, वीकनेस, ब्लीडिंग, प्रोटीन यूरिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, न्यूट्रोपीनिया. कभी कभार CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है. तो ये है sunitinib की फार्माकोलॉजी. नाउ टारगेटेड कैंसर ड्रग्स की नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटियाजोम इनहिबिटर्स. नाउ प्रोटियाजोम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं. ये प्रोटियाजोम का फिगर है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, प्रोटीन्स टूटकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. नाउ सेल साइकिल और अपोप्टोसिस के प्रोसेस को कई सारे सिग्नलिंग प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं. ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स एबनॉर्मल और म्यूटेटेड सेल्स की प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी कि अपोप्टोसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. नाउ प्रोटियाजोम इन सिग्नलिंग प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं और उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स, म्यूटेटेड सेल्स का अपोप्टोसिस नहीं होता और वो मल्टीप्लाई और प्रोलिफरेट करते जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है. इसके अलावा न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि सेल में जब रिलीज होता है तो रिलीज होने पर ये सेल को सिग्नल्स देता है और उन सिग्नल्स की वजह से अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेट करते रहते हैं. सेल प्रोलिफरेशन की वजह से जो कैंसर डिसीज़ है वो हो जाती है. नाउ प्रोटियाजोम न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी के सिग्नलिंग प्रोसेस को भी रेगुलेट करते हैं. सेल्स में ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी इनहिबिटरी कापा बी से अटैच रहता है. नाउ प्रोटियाजोम्स इनहिबिटरी कापा बी को ब्रेक कर देते हैं. जब इनहिबिटरी कापा बी ब्रेक हो जाता है तो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी रिलीज हो जाता है. न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी एबनॉर्मल सेल्स का अपोप्टोसिस नहीं होने देता. एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करते रहते हैं और उससे हो जाता है कैंसर. ना फैक्टर्स जैसे कि हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, टूटे हुए DNA और दूसरे स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई प्रोटियाजोम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी रिलीज होता है, सेल्स मल्टीप्लाई और प्रोलिफरेट करते हैं और कैंसर होता है.
Now, nuclear factor kappa B is overexpressed in some cancers. कुछ कैंसर्स में न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है. नाउ प्रोटियाजोम इनहिबिटर्स प्रोटियाजोम को इनहिबिट करते हैं. जब प्रोटियाजोम इनहिबिट होता है तो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी रिलीज नहीं होता. न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी रिलीज नहीं होता है तो एबनॉर्मल और म्यूटेटेड सेल्स का अपोप्टोसिस होता रहता है. म्यूटेटेड और एबनॉर्मल सेल्स की डेथ होती रहती है और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते. एबनॉर्मल सेल्स का जो प्रोलिफरेशन है वो रुक जाता है और कैंसर जो है वो कंट्रोल हो जाता है. नाउ बॉटीजोमिब एक प्रोटियाजोम इनहिबिटर है. इसको आईवी दिया जाता है. ये प्रोटियाजोम्स के साथ कोवेलेंटली बाइंड हो जाता है और उनकी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी को रोक देता है. ये इनहिबिटरी कापा बी को ब्रेक नहीं होने देता, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी का रिलीज नहीं होता और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं और जो म्यूटेटेड सेल्स हैं उनमें अपोप्टोसिस हो जाती है. एबनॉर्मल और म्यूटेटेड सेल्स का जो प्रोलिफरेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है. इसके अलावा बॉटीजोमिब प्रोटीन्स के टूटने को रोकता है. तो इसकी वजह से सेल्स में प्रोटीन्स का अक्यूमुलेशन हो जाता है. सेल्स में प्रोटीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें से एक प्रोटीन है बैक्स प्रोटीन. ये बैक्स प्रोटीन भी सेल्स में इकट्ठा हो जाता है. बैक्स प्रोटीन अपोप्टोसिस के प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे एबनॉर्मल म्यूटेटेड सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टूटते हैं और एबनॉर्मल सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन और प्रोलिफरेशन है वो रुक जाता है और जो कैंसर है वो कंट्रोल हो जाता है. Now, along with other drugs, bortezomib is used as a first-line therapy for multiple myeloma. It is also indicated in refractory mantle cell lymphoma. Bortezomib का जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी. अदर एडवर्स इफेक्ट्स आर डायरिया, फटीग, बोन मैरो डिप्रेशन, स्पेशली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. तो ये है bortezomib की फार्माकोलॉजी. नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टारगेटेड कैंसर ड्रग थेरेपी की जो कैटेगरी है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजन्स को रिकग्नाइज करते हैं, उनको पहचानते हैं और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अब यहाँ पर आपको पता होगा कि बॉडी में पाए जाने वाले जो फॉरेन सब्सटेंसेस होती हैं जैसे कि टॉक्सिन्स, वायरसेस और बैक्टीरियाज, उनको एंटीजन कहते हैं और एंटीजन्स को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देती हैं. ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैंसर सेल्स की सरफेस पर एक्ट करती हैं और ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं. ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक जैसी आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है और ये एक स्पेसिफिक एंटीजन पर बाइंड करती हैं. ये सिर्फ एक स्पेसिफिक यानी कि एक तरह के स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करती हैं. तो आप इस फिगर को देखो, यहाँ पर ये ग्रीन कलर में है रिटुक्सीमैब. रिटुक्सीमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये CD20 से बाइंड करती है. CD20 स्पेशल यूनिक एंटीजन होते हैं जो कि मैलिग्नेंट बी सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं. ना रिटुक्सीमैब C20 से बाइंड करके इन मैलिग्नेंट बी सेल्स को हाईलाइट कर देती है, जिससे कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स इन कैंसर सेल्स को बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और प्रमुखता 3 मैकेनिज्म से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एक है अपोप्टोसिस, दूसरा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी यानी कि ADCC और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी यानी कि CDC. तो रिटुक्सीमैब C20 से बाइंड करता है जिससे कि कैंसर सेल्स की अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है. दूसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इफेक्टर T और B सेल्स जो कि हमारे इम्यून सेल्स हैं उन T और B सेल्स को एक्टिवेट करती है
जो फर्दर कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तीसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कॉम्प्लीमेंट पाथवे को भी एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे बहुत सारे सीरम प्रोटीन्स जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं एक्टिवेट होते हैं और टारगेट कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये है मैकेनिज्म जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब पढ़ते हैं कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की फार्माकोलॉजी। ना सभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। ये काइमेरिक या फिर ह्यूमनाइज्ड होती हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के नाम के अंत में हमेशा मैब आता है, जैसे कि रिटुक्सीमैब, सिटुक्सीमैब। नाउ रिटुक्सीमैब एक काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझ चुके हैं। रिटुक्सीमैब मैलिग्नेंट बी सेल्स पर CD20 से बाइंड करती है, जिससे कैंसर सेल्स हाईलाइट हो जाते हैं और बॉडी के इम्यून सेल्स उनको जल्दी से आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ रिटुक्सीमैब इज इंडिकेटेड इन बी सेल लिम्फोमा, non-Hodgkin लिम्फोमा, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है और इन्फ्यूजन रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चिल्स यानी कि ठंड लगना, फीवर, अर्टिकेरिया रैशेस, देन प्रूराइटिस यानी कि खारिश होना, डिस्निया यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना और हाइपोटेंशन। नाउ इन्फ्यूजन रिएक्शन की सिवियरिटी कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। सिवियरिटी रेट ऑफ इन्फ्यूजन पर भी डिपेंड करती है। इसके अलावा रिटुक्सीमैब बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए डिप्लीशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स भी हो सकता है और न्यूट्रोपीनिया भी हो सकता है। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ रिटुक्सीमैब। नाउ सिटुक्सीमैब भी एक काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को टारगेट करती है। नाउ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है, यानी कि इन रिसेप्टर्स की जो इंट्रासेलुलर साइट है उस पर टायरोसिन काइनेस एंजाइम अटैच्ड रहता है। नाउ सिटुक्सीमैब लिगैंड की जगह यानी कि सिटुक्सीमैब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की जगह खुद इन रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है और जब ये खुद इन रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है तो यहाँ पे ये जो टायरोसिन काइनेस है ये फॉस्फोराइलेट ये एक्टिवेट नहीं हो पाता और क्योंकि ये टायरोसिन काइनेस एक्टिवेट नहीं हो पाता ये फर्दर प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग का प्रोसेस रुक जाता है। सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई और प्रोलिफरेट नहीं कर पाते। नाउ सिटुक्सीमैब का इसलिए जो टारगेट है वो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। This is the epidermal growth factor receptor, which is a tyrosine kinase receptor. Now, cetuximab is indicated in squamous carcinoma of head and neck and colorectal cancer. Adverse effects include infusion reaction. इन्फ्यूजन रिएक्शन के दौरान एनाफाइलैक्टॉइड रिएक्शन भी हो सकता है, कभी कभार हाइपोमैग्नीसीमिया और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज भी हो सकती है। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ सिटुक्सीमैब। नाउ बेवासीजुमैब एक ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर से खुद को बाइंड कर लेती है और इस ग्रोथ फैक्टर को वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती, जिससे जो ये टायरोसिन काइनेस है ये फॉस्फोराइलेट नहीं होता, फर्दर एंजियोजेनिक प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, सेल्स में सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं होते और उसकी वजह से न्यू ब्लड वेसल्स की जो ग्रोथ है उसका जो प्रोसेस है वो रुक जाता है और जब न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो नहीं करती तो कैंसरस टिश्यू को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती और इसकी वजह से जो कैंसरस सेल्स हैं उनका ग्रोथ और प्रोलिफरेशन रुक जाता है। सो बेवासीजुमैब इज़ अ एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर। ये नई ब्लड वेसल्स को जनरेट नहीं होने देता, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। Now, bevacizumab is indicated in colorectal cancer, non-small cell lung cancer, breast cancer, renal cancer, and glioblastoma.
देन बेवासीजुमैब के आईवी इन्फ्यूजन से इन्फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है. अदर एडवर्स इफेक्ट्स आर राइज इन ब्लड प्रेशर. देन आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, जिसमें थ्रोम्बस या फिर एम्बोलाई की वजह से आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है. इसके अलावा ब्लड वेसल इंजरी, देन हेमोरेजेस, हार्ट फेलियर, प्रोटीनयूरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल परफ्यूजन और हीलिंग डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स यूज्ड इन टारगेटेड कैंसर थेरेपी. प्लीज़ नोट, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है. इन ड्रग्स को यूज़ करने के लिए या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.